नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जब पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी, एक कोरोना रूपी महामारी से जब लड़ रहा है, उसके प्रति संघर्षरत है, संकल्पबद्ध है, उस समय हम सब व्यक्तियों का एक नैतिक कर्तव्य यह भी बनता है कि हम मानव व प्रकृति के मध्य जो संबंध है उन पर पुनर्विचार करें। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये संकट के पीछे एक बहुत बड़ा कारण प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार भी है। तो इसलिए मानव ने किस प्रकार प्रकृति को एक दोयम दर्जे का मानकर, प्रकृति को एक उपभोग की वस्तु मानकर किस प्रकार उसका विनाश किया है, किस प्रकार उसका अंधाधुंध दोहन किया है, उस पर पुनर्विचार करने का ये सबसे सही वक्त है। मनुष्य को यह सोचते वक्त यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रकृति मनुष्य के बिना रहती आई है और रह सकती है, परंतु मनुष्य प्रकृति के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए प्रकृति का अलग अस्तित्व स्वीकार करते हुए हमें पुनः विचार करना पड़ेगा। और ये सबसे अच्छा वक्त इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने अपना एक विकराल रूप दिखाया है और साथ ही मनुष्य के पास इस समय है, एकांत है इस समस्या के प्रति बारे में पुनर्विचार करने का। तो मैं रोहित कुमार मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय खेरवाड़ा से मैंने सोचा कि क्यों ना पर्यावरण से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी समस्याएं उठी, उनके समाधान के जो प्रयास किए, उनके प्रति एक जागरूकता भी फैलाई जाए और साथ में ऐसे मुद्दों को इस रूप में भी लिया जाए कि वो बच्चों के ज्ञानवर्धक भी हो। तो वो जागरूकता भी फैलाएगा और ज्ञानवर्धक भी होगा। जागरूकता इसलिए क्योंकि इन समस्याओं के प्रति लोगों को जानने को मिलेगा, और ज्ञानवर्धक इसलिए कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पर्यावरण या पर्यावरण से रिलेटेड समस्याओं का एक बड़ा सेक्शन आज के समय में आता है। और साथ ही जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थी हैं उनके एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एक कंपलसरी पेपर होता है, उसके लिए भी ये उतना ही उपयोगी है। तो हम शुरुआत करते हैं आज उस वैश्विक पर्यावरणीय समस्या से जिसके प्रति अभी तक सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त की गई है, या उसको बचाने के लिए जितने प्रयास किए गए उनको सबसे सफल रूप से क्रियान्वित किया गया है। और उस समस्या का नाम है ओजोन क्षरण। इसको ओजोन डिप्लीशन भी बोलते हैं, इसको ओजोन होल के नाम से भी कहा गया बाद में। और इसी रूप में हम इसकी चर्चा करेंगे, या इनके सभी पक्षों को लेते हुए हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जब इस विषय के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है ओजोन। तो ओजोन है क्या? जब ओजोन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। ये जो गैस है ये ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु लेते हैं और एक अणु लेते हैं, या कहें कि ऑक्सीजन का एक एटम लेते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हैं, और वो दोनों मिलकर O3 बनाते हैं, जो कि ओजोन का सूत्र है। मतलब एक O + O2 = O3। अब ये बात ये है कि O2 + O3 ये कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है? तो ये जो ऑक्सीजन है ये मुख्यतः बनती है समताप मंडल में। यहाँ वहाँ पे एक लेयर भी है, इसके बारे में आगे स्लाइड में चर्चा करेंगे। वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है उस पर जब पराबैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी बोलते हैं, वो पड़ती है तो ऑक्सीजन को 2 सिंगल ऑक्सीजन एटम से बदल देती है। ठीक है, O2 को O + O, जैसे मैंने नीचे एक इंग्लिश में इधर साइड में दिखाया, आप उसमें देख लीजिए O + O। जब सिंगल ये ऑक्सीजन एटम है ये किसी अन्य ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये O3 बना लेता है। तो इसको हम सिंपल शब्द में दोबारा कहें तो जैसे मान लो कि ऊपर के मंडल में, समताप मंडल में, वहाँ पे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तो किसी एक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणें पड़ती है, वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, 2 O2 टुकड़ों में बढ़ जाता है O + O। तो एक ऑक्सीजन का एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर ओजोन बना लेता है। तो इस प्रकार ओजोन का निर्माण होता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो अब इसको उल्टा भी लें तो उसी ओजोन पर जब अल्ट्रावायलेट पड़ती है तो वो टुकड़ों में बदल जाएगा किसमें, O + O2, मतलब जिससे बना था एक एटम से, ऑक्सीजन एटम से और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। अब वो ऑक्सीजन का जो सिंगल एटम है वो किसी सिंगल एटम से मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेता है, और इसी प्रकार वो सिंगल जो एटम है वो अगर किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिल जाए तो ओजोन दोबारा बना लेता है। तो इस प्रकार ये बनने बिगड़ने की प्रक्रिया रेगुलर चलती रहती है। ठीक है, तो मुख्यतः हमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, ये ऑक्सीजन का एक प्रकार है और इसका सूत्र O3 है ना। और इसका मुख्यतः निर्माण होता है कहाँ, समताप मंडल में, जहाँ पर पराबैंगनी किरणें आती हैं उनके प्रभाव से। ठीक है,
अब हम बात करते हैं जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में कहा था समताप मंडल में, तो हम एक संरचना देखें, ठीक है, जिसमें नीचे नीचे अपने यहाँ पे क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल कहाँ तक होता है, माना जाता है कि 0 से 10 किलोमीटर तक, उसके ऊपर समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल का वैसे तो रेंज होता है 10 से 50 किलोमीटर का, पर समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, उसका जो निचला भाग होता है ना, उसके निचला भाग जो कि कहा जाता है नीचे से, मतलब क्षोभ मंडल जहाँ पे ख़त्म होता है 10 किलोमीटर से और 30 किलोमीटर, इतना ओजोन परत की एक लेयर होती है। निर्माण कैसा होता है, जैसे मैंने अभी ऊपर की स्लाइड में बताया, तो ओजोन परत की एक लेयर होती है, ठीक है, इसको ही कहता है ओजोन परत, ठीक है। तो इसको याद करने वाली क्या बात है, ये एक समताप मंडल का पार्ट है, ठीक है। तो मुख्यतः ओजोन कहाँ पे हुई, समताप मंडल के निचले हिस्से में। ऐसे नहीं है वहीं होती है, नीचे क्षोभ मंडल में भी होती है, परंतु उसका मुख्यतः निर्माण और मुख्यतः जगह इसकी समताप मंडल में ही है। अब बात करते हैं कि ओजोन का कार्य क्या है। ओजोन को क्या है, इसकी 2 प्रकार से भूमिका है। क्षोभ मंडल में जो ये थोड़ी कम मात्रा में होती है, काफ़ी कम मात्रा में होती है, वहाँ भी जितनी भी मात्रा में होती है वो एक हानिकारक रूप में होती है, और एक जलवायु परिवर्तन के लिए के जो कारक होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें, उसका एक महत्वपूर्ण भाग भी होती है, ठीक है। तो ये जब अब दूसरे रूप में कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि ओजोन जब क्षोभ मंडल में होती है तो एक हानिकारक है, एक हानिकारक गैस है, परंतु जब यह समताप मंडल में होती है तो वो बहुत उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, जो कि बहुत विनाशकारी भी हो जाती है अगर ओजोन परत ना हो, तो उन किरणों से, उन विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, उनसे हमें बचाती है। अब होता क्या है, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेस आती है वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही प्रकार की होती है, उनका मुख्यतः 3 प्रकार होता है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अब साइंस के जितने विद्यार्थी हैं वो एक चीज़ जानते होंगे, जिस चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत संबंध होता है, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा हानिकारक होता है। तो होता क्या है, अल्ट्रावायलेट ए है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हुई तो एनर्जी उसकी सबसे कम हुई, और अल्ट्रावायलेट सी है, उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है और उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, मान लो कि ये तीनों प्रकार की आ रही है, अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी, तो सबसे हानिकारक कौन हुई, जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी, और एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी, अल्ट्रावायलेट सी। परंतु ओजोन परत या ऊपर का जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वो अल्ट्रावायलेट जो सी है उसको धरती तक आने ही नहीं देता, तो वो उसको पूर्णतः वहीं से ही रोक लेता है ना। तो अल्ट्रावायलेट सी से हम सेफ हो जाते हैं। अल्ट्रावायलेट बी का भी अधिकांश हिस्सा वहीं पर रोक लिया जाता है, तो उससे भी हमारा बचाव हो जाता है। परंतु सूर्य से आने वाली जो किरणें हमारे पास पहुंच रही है वो अल्ट्रावायलेट ए के रूप में, अब वो सी और बी से तो कम हानिकारक है, पर है तो हानिकारक, कम हानिकारक है पर है हानिकारक। कम हानिकारक इसलिए है क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है और उसकी एनर्जी कम है उनसे तुलना में, परंतु हानिकारक है। अब क्या हुआ कि अगर, अब जैसे मैंने तीनों की बात की, अगर ये ओजोन की परत ना हो तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इसकी जिन मात्राओं को ऊपर ओजोन परत रोक लेती है वो मात्राओं को रोक नहीं पाएगी, वो सीधे धरती पर आएगी, और धरती का तापमान या कितना बढ़ जाएगा, या तापमान पे ना बोले तो मनुष्य के शरीर पर, पौधों पर ये जब ये किरणें पड़ती हैं तो ये कितनी हानिकारक होती है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। स्किन में कैंसर तक पैदा कर देती है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण को रोक देती है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। परंतु ये कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है, आप देखो, एक परत जो कि सूर्य से आने वाली सारी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारा किस प्रकार से संरक्षण रहती है, तो इस रूप में ये बहुत उपयोगी है ना। तो ओजोन परत का या ओजोन का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम बात करते हैं कि इस परत का क्षरण क्यों हो रहा था, क्योंकि एक समस्या आई कि पहले तो इसको देखा नहीं गया कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और अल्ट्रावायलेट किरणों की मात्रा बढ़ रही है यहाँ पे आने की। अब सवाल पैदा हुआ कि इसका क्षरण हो क्यों रहा था। तो जब इसकी खोज की गई तो पता लगा कि इंसान के द्वारा कुछ ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स, या हम कहें कि कुछ ऐसी गैसों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि ओजोन परत का विनाश करती है। और उन ओजोन परत का विनाश करने वाली गैसों का क्या नाम था, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम अपना जो एसी होता है, एयर कंडीशनर वगैरह होते हैं, फ्रिज वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, फोम होते हैं, रंग, प्लास्टिक, इन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, इनमें प्रयोग करते हैं।
इसी प्रकार से हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो रासायनिक पदार्थ हैं ये भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नाम याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, हैलोजन का, मिथाइल क्लोरोफॉर्म का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। क्योंकि अब जब हम बात करेंगे नष्ट करने के जो प्रयास किए गए थे उनमें इनका नाम पुनः आएगा, तो ये याद करना जरूरी है। अब ये नुकसान कैसे पहुँचाते हैं कि मान लो किसी चीज़ में यूज़ की गई CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक है, जब ये मुक्त होती है, मतलब जिस चीज़ में प्रयोग कर रहे हैं वहाँ से निकलेगी, अब ये वायुमंडल में घूमेगी। अब चक्कर क्या है, ये वायुमंडल ये इतनी स्थिर होती है कि ये ना तो नष्ट होती है और ना किसी के साथ क्रिया करती है वायुमंडल में। ये धीरे 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 विभिन्न वायुमंडलीय प्रभावों से उनसे पहुँच जाती है समताप मंडल में। अब जैसे समताप मंडल पड़ेगी तो इस पर आएगी अल्ट्रावायलेट किरण, मतलब समताप मंडल में जैसी CFC पहुंचती है इस पर अल्ट्रावायलेट किरण पड़ती है या पराबैंगनी किरणें पकड़ती हैं और ये CFC को तोड़ देती हैं। और CFC में तोड़ने के बाद इसमें से जो क्लोरीन होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है, इसमें से जो क्लोरीन होता है वो अलग हो जाता है। अब ये जो क्लोरीन होता है ये जो ओजोन मंडल है वहाँ ये क्लोरीन क्या करता है, जो समताप मंडल में जो ओजोन परत है वहाँ पे जितने भी ओजोन है उनसे क्रिया करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब CFC जब था तब किसने क्रिया की नहीं, पर CFC जैसे ही समताप मंडल में ओजोन परत के पास पहुँचता है तो अल्ट्रावायलेट किरणों से विभाजित हो जाता है, क्लोरीन को मुक्त कर देता है और क्लोरीन ओजोन परत में उपस्थित ओजोन से क्रिया करने लग जाता है। अब ओजोन से वो क्रिया करने लग जाएगा, मतलब ओजोन को वो तोड़ने लग जाएगा। जैसे कि मैंने एक नीचे स्लाइड में इसमें बताया गया है, अभी देखिए इसका सूत्र CFC पर नीचे सूत्र देखिए इसका, इसी के बारे में जो ये इक्वेशन बताई गई है इसी को शब्दों में लिखा हुआ है। तो इक्वेशन देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि CFC पर पड़ रही है अल्ट्रावायलेट विकिरण और उससे क्लोरीन मुक्त होता है। अब ये क्लोरीन वहाँ के ओजोन से क्रिया कर लेता है, ठीक है, Cl+O3, मतलब क्लोरीन ओजोन से क्रिया कर रहा है और ClO बना रहा है और ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ क्या है, ओजोन परत को नुकसान कैसे पहुँचा रहा है। क्लोरीन ओजोन से क्रिया कर रहा है, मतलब ओजोन को नष्ट कर रहा है, ठीक है, एक रूप में। अब जब ये ClO बना रहा है तो ये ClO कोई सिंगल ऑक्सीजन का परमाणु जो है, जो भी उसका एटम है उसको ढूंढता फिरता है और उससे जाके क्रिया बना लेता है। और जैसे ClO किसी ऑक्सीजन उसे एटम से क्रिया करता है तो ये पुनः क्लोरीन आयन मुक्त कर देता है। मतलब जब ये सिंगल क्लोरीन के रूप में आया था तब भी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा था और ऑक्सीजन को नष्ट कर रहा था, मतलब यूज़ किया मतलब ऑक्सीजन को ओजोन को कम कर रहा है और लास्ट में जाकर भी ये क्लोरीन को मुक्त कर रहा है। तो इसका मतलब एक क्लोरीन पहले ही ओजोन को लेकर पकड़ रखा है और लास्ट में पुनः जाके क्लोरीन को मुक्त कर देता है, तो ये फिर और ओजोन को पकड़ेगा। तो इस तरीके से ये ओजोन के साथ क्रियाएं करते रहते हैं और ओजोन को ख़त्म करते रहते हैं। तो ओजोन की नेचुरली बनने की जो प्रक्रिया है उससे ज़्यादा उसको नष्ट करने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो इसलिए ये नुकसानकारक होता है। ये कहा जाता है कि एक क्लोरीन, मात्र एक क्लोरीन 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर सकता है, 1,00,000 प्रक्रियाएं करके। तो इस सिंपल शब्दों में क्या हुआ, यहाँ से विभिन्न, जैसे मान लो फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है जो है, इसमें CFC है, निकली धीरे धीरे पहुँच गई ओजोन परत के पास में, ओजोन परत में जैसे गई तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट किरणें उस पर पड़ी, वहाँ से क्लोरीन मुक्त हो गया और क्लोरीन जैसे मुक्त हुआ वो ओजोन से क्रिया करने लग गया, ओजोन को नष्ट करने लग गया। अब उससे बना ClO जो है वो पुनः किसी सिंगल ऑक्सीजन एटम से मिलकर पुनः क्लोरीन को मुक्त कर देता है, फिर वो और किसी और से क्रिया करता है। तो इस प्रकार ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता रहता है। तो यहाँ पे जो मुख्य चीज़ याद करने वाली चीज़ क्या है, एक तो इन गैसों का नाम और एक इसका किसके प्रभाव से कौन से आयन मुक्त होते हैं, उनका कितनी प्रभावशाली क्षमता होती है, इसके बारे में। अब क्या हुआ है कि एक शब्द हुआ ओजोन परत में छेद वाला। हुआ क्या था, एक बात आई कि अंटार्कटिका जो है उसके ऊपर एक ओजोन परत का छेद हो चुका है। इस चीज़ की सबसे पहले खोज किसने की, 1985 में एक जॉय फॉरमन, ब्रायन गार्डनर, जोनाथन शंकलिन नाम के व्यक्ति है जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। उसके आधार पर इस चीज़ का सबसे पहले पता लगा, या प्रकाशन में आई, फिर इसकी जांच की गई तो वास्तविकता में ये पाया गया कि हाँ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है।
और इसका तत्काल समाधान करने के प्रयास किए गए, क्योंकि ये कितना बड़ा संकट हो सकता था, पूरा विश्व खत्म हो सकता है। अगर वो ओजोन परत ना हो तो पूरा विश्व मानव जाति पे संकट का पैदा हो जाएगा। आप सोचिए कितना बड़ा काम कर रही है वो ओजोन परत, पूरे पराबैंगनी विकिरणों को खुद झेल रही है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो तीव्र हैं, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, उसको तो वो आने नहीं देती, ठीक है। और जो सबसे कम हानिकारक है उनको इतनी जितनी हमें ज़रूरी है उतनी आने दे रही है। अगर वो भी ना हो तो आप सोचिए कितना विकराल रूप ले सकती है। तो इस चीज़ की खोज की गई। तो ओजोन परत में जो छेद होने वाली बात है वो मुख्यतः अंटार्कटिका लेकर बात होती है। अब ये अंटार्कटिका को लेकर क्यों हुआ, ये वैसे तो जितने भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन आता है। अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इतना विस्तृत नहीं आता है। फिर भी आप एक समझ लीजिए, कहा जाता है कि यार CFC वहाँ तो कोई इंसान भी नहीं रहता, वहाँ तो कोई फ्रिज भी यूज़ नहीं होता, वहाँ पे कोई ये भी नहीं होता, तो वहाँ पे CFC कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई। तो होता क्या है, इसे कई सारे कारण हैं, पर मैंने इसको 2 कारणों को लेकर बात की है। क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया CFC वगैरह बहुत स्थिर होते हैं, ये धीरे 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 ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, और उस क्षेत्र में आकर्षित होते हैं जहाँ पे इनका आकर्षित करने वाली प्राकृतिक संरचनाएं मौजूद हों, ठीक है। या ये कहें कि इस तरह का वातावरण जो कि इस तरह की गैसों को आकर्षित करता है वो वहाँ उपस्थित हो, और ये अंटार्कटिका में उपस्थित है। अंटार्कटिका में क्या होता है, वहाँ पे एक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं जिसको PSC बोलते हैं, वो इन चीज़ों को आकर्षित करता है अपनी तरफ, ठीक है, और अपने आप को क्रिएट करता रहता है और उसको आकर्षित करता रहता है। उसी के कारण यहाँ पे कंडीशन बनती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ठंडी जगह तो और भी हैं, तो ये अंटार्कटिका में क्यों बनी। तो दिक्कत वो इसके वजह क्या है, जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि बहुत स्थिर रूप में हो, मतलब वहाँ पे सर्दी रेगुलर रूप में हो और उतनी ही प्रभावशीलता से हो, और ये होता है अंटार्कटिका में। आर्कटिक जो है उसमें टेम्परेचर बीच में चेंज होता रहता है, इसलिए वहाँ पर इतना ओजोन परत में छेद नहीं हुआ जितना अंटार्कटिका में हुआ है। ये मैंने काफ़ी संक्षिप्त में बताया। डिटेल में मैं इसके लिए सिंगल वीडियो बनाऊंगा, वो उसी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा, और वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा, अन्य एग्ज़ामों के लिए उतना नहीं, ठीक है। तो इसको इतना ही जाना काफ़ी है। अब बात यह आती है कि ओजोन परत में जो छेद हो गया उसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें आएंगी उनसे नुकसान क्या क्या होगा। मैंने एक तो बताया त्वचा कैंसर, जब वो अल्ट्रावायलेट रेस अभी तक तो A आ रही है वो ज़्यादा आएंगी, B C ये जो प्रभावशाली और भी ज़्यादा हानिकारक है, ये जो अल्ट्रावायलेट्स होती है ये हमारे त्वचा में कैंसर उत्पन्न कर देती है, इसकी संभावना बढ़ा देती है, यहाँ तक कि मनुष्य और जानवरों में उनके DNA तक को चेंज कर देती है ना। तो और एक चीज़, इससे आँखों की समस्या बहुत बढ़ती है जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। श्वास रोग, हृदय रोग, इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। आप सोचिए, पेड़ पौधे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं, अगर उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित हो गई तो कितना प्रभाव पड़ेगा, है ना। और जो जलीय जीव होते हैं उनकी लाइफ को भी बहुत ख़राब करती हैं। और जितने कुछ फसलें हैं जैसे मक्का हुआ, चावल हुआ, मटर हुआ, गेहूँ हुआ, इनकी फसलों के उत्पादन में बहुत कमी आती है। परंतु जितने भी ओजोन परत के प्रभाव या प्रदूषण को लेकर कि कितना प्रभाव हो सकता है, किसके प्रभाव हो सकता है, मुख्यतः 3 चीज़ों को लेकर भी बात की जाती है। एक तो इंसानों की जो त्वचा का कैंसर होता है, स्किन के ऊपर जो कैंसर होता है उस पर प्रभाव को लेकर, एक प्लांट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी लाइफ साइकिल पर क्या प्रभाव पड़ता है, और एक जो समुद्री जीवन होता है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इनको लेकर ही विशेषता इसकी चर्चा होती है। अब बात करते हैं इसको बचाने के क्या प्रयास हुए। तो अब तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते हुए हैं किसी भी पर्यावरणीय समस्या को बचाने के लिए, उसमें सबसे त्वरित और सबसे सफल प्रयास इसी में हुए हैं, ओजोन को लेकर। हुआ क्या था, जब इस समस्या के बारे में या स्पेशली ओजोन छेद जो अंटार्कटिका के बारे में पता लगा तो सबसे पहले बैठक बुलाई गई, वियना बैठक, ठीक है ना, 1985 में। 1981 में भी एक चर्चा हुई थी, 1985 में इसकी आधिकारिक रूप से बैठक होती है, वहाँ पे बातचीत की जाती है समस्या के बारे में, क्या है, इससे कैसे लड़े जाने का आगे हमें प्रयास करना चाहिए, और आगे जो हम सम्मेलन करने वाले हैं उसकी रूपरेखा कैसे होनी चाहिए, इन सब के बारे में कि उस पर कैसे निगरानी करें, एक दूसरे के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे बांटें, इन पर बात हुई। तो हमें वियना सम्मेलन के बारे में इतना डिटेल के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक मौखिक वार्ता हुई थी, कोई
डिसीजन नहीं लेके गए थे रेलिवेंट। अब बात होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है, वहाँ पे एक समझौता होता है 1987 में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में गिना जाता है ना। ये आज तक विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना गया है और इस प्रोटोकॉल पे विश्व के 197 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। एक्चुअली क्या है, ये जब सम्मेलन हो रहा था तो स्टार्टिंग में इसमें केवल विकसित देश थे, विकासशील देश नहीं थे। विकासशील देशों ने बाद में भागीदारी की थी, या उनके ऊपर जो टारगेट निर्धारित किए गए थे वो बाद में निर्धारित किए गए थे, तो तभी से उनकी भागीदारी भी मानी गई। इसमें मुख्यतः क्या था, जो ओडीएस बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मतलब ओजोन को नष्ट करने वाले जो जितने भी कारक हैं या जितने भी गैसें हैं, उनके उत्पादन और प्रयोग को रोकना है या ख़त्म करना है। अब इसमें निर्धारण किया गया, इनको 2 रूपों में करना पड़ेगा। 2 स्टेज ली गई। एक स्टेज में क्या हुआ, जैसे कि हमने पहले गैसों की बात की थी, 4 मुख्यतः CFC, हेलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, 4 की बात हुई थी। इनको पहले स्टेज में ख़त्म करना है और उसका लक्ष्य क्या किया गया कि विकसित देशों को सन 2000 तक ख़त्म करना है और विकासशील देशों को सन 2010 तक ख़त्म करना है। भारत ने इसके अधिकतर प्रावधानों को 2008 तक लागू कर दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये फेज़ पूरा हो जाए तो उसके बाद HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको नष्ट करना है। अब ये सवाल आता है कि HCFC क्या है। हुआ क्या था, जब CFC का अल्टरनेटिव ढूंढा गया कि CFC नहीं है तो CFC जगह क्या यूज़ किया जाए, तो खोज हुई इसकी HCFC की, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी हानिकारक था, परंतु CFC से काफ़ी कम हानिकारक था। जब तक कि कोई एक स्थायी समाधान ना निकाला जाए तब तक कहा गया कि CFC जगह HCFC को यूज़ किया जाए। जब CFC को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे तब HCFC को भी धीरे धीरे ख़त्म करने के प्रयास चालू किए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक समस्या क्या आ गई, HCFC तो ठीक था, HCFC तक ठीक था, परंतु HCFC को बनाते टाइम उसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये HFC जो है ये ओजोन को तो ख़त्म नहीं करता या ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, परंतु ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हम अगले वीडियोज़ में सुनेंगे क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में या जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को बढ़ाने में उसका योगदान है। कहने का मतलब यह है कि HFC को बनाते टाइम जो बाई प्रोडक्ट बनता है HFC, वो ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता, परंतु वह नुकसान पहुंचाता है किसको, जलवायु परिवर्तन में भूमिका निभाता है और ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि करने में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या था, विश्व के स्तर पर जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए जितने भी सम्मेलन हो रहे थे वो वैश्विक रूप से लागू नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारे राजनीतिक कारणों की वजह से। परंतु ओजोन परत वाले तो, ओजोन परत से रिलेटेड समाधान जो प्रयास किए गए वो तो जल्दी से लागू हो गए। तो जो विकसित देश थे ना, वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि HFC जो है उसको भी इस ओजोन परत की जो समिटें होती है ना उनमें शामिल कर लिया जाए, ना कि जलवायु परिवर्तन वाले में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से वो लागू नहीं हो पा रहे थे। और विकसित देशों का एक आरोप था कि भारत और चाइना जैसे जो विकासशील देश हैं वो जानबूझ के HFC का प्रोडक्शन करते हैं ताकि HFC उसकी जगह बन सके। अब जब HFC बनता है या तो HFC को नष्ट करने के लिए विकसित देशों के द्वारा बहुत सारा पैसा दिया जाता है। तो उनका आरोप था कि इस पैसों को कमाने के लिए, कि हमसे वो पैसा प्राप्त करने के लिए जानबूझकर HCFC का प्रोडक्शन करते हैं ताकि HFC बने और उसको नष्ट करने के लिए हमें पैसा देना पड़े। तो इसलिए चाहते थे कि ओजोन की समिटों में इसको शामिल कर लिया जाए और जल्दी से इस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि ओजोन की समिटों में जो जो शामिल किया गया तो उन पर जल्दी जल्दी रोक लग जाती थी, परंतु कल क्लाइमेट चेंज वाली है जो राजनीतिक स्तर पर फंस जाती थी, तो वो सफलता मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि विकासशील देश तो नहीं चाहते थे, वो विरोध करते थे। तो अंत में जाकर 2016 में एक बड़ा समझौता होता है, किगाली एग्रीमेंट। उसमें HFC को, ये ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसों या ओजोन परत को बचाने के लिए जितने प्रयास किए जाते हैं उन समिटों में शामिल कर लिया जाता है। और ये 2016 में एग्रीमेंट होता है, किगाली एग्रीमेंट, उसमें किया जाता है। और इसमें एक लक्ष्य किया जाता है कि 2045 तक 80 से 85% तक इसके उत्पादन और उपयोग को रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वैश्विक स्तर पर ये समिट्स हुई। तो अंत में, जैसे कि कल पृथ्वी दिवस था 22 अप्रैल, मैं चाह रहा था ये वीडियो कल बना जाए, परंतु कई कारणों से ये नहीं बना पाया।
लास्ट में मैंने एक चित्र लगाया है अपना गांधी जी का। गांधी जी के पर्यावरणीय विचारों को पढ़ना बहुत आवश्यक हो गया आज के टाइम पर, क्योंकि जितना भी वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसका एक तीसरा विकल्प गांधी ने दिया था और उसमें उन्होंने निजी जीवन में उसको जीकर बताया था। ठीक है, तो उस चीज़ को तो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, क्या क्या विचार थे, कैसे कैसे उसको अपनाया। परंतु उनकी एक लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो जो किया था कि मानव प्रकृति का संबंध किस प्रकार हो, उसके लिए कहा गया था कि पृथ्वी में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता है, परंतु किसी भी एक भी व्यक्ति के लालच को पूरी करने की नहीं। उनका कहना था अगर कोई भी एक व्यक्ति लालच करता है या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसका इकट्ठा करता है किसी भी संसाधन का, किसी भी प्रकृति के संसाधन का, तो वो किसी न किसी व्यक्ति और व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा है या उसके हक का खा रहा है या उसका हक को मान रहा है, और इस प्रकार से पूरी अव्यवस्था फैल जाती है। और ये आज के टाइम पर सही सिद्ध हो रहा है। हमें इस चीज़ को सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगले वीडियो में हम एक नए पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर आएंगे और उसके समाधान क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।